प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो फिजिक्स के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, यानी कि इस वीडियो में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपके लड़ने वाले हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से डायरेक्ट जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखना। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे आंसर के साथ, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको आंसर के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यार हम शुरू करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव से, है ना। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में बताया जाएगा, वो है आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यानी कि सूत्र। ठीक है ना, क्योंकि भाई सूत्र अगर आपको आते रहेंगे तो देखो जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल की आप एकदम हवा टाइट करते रहेंगे, समझ रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और एक एक क्वेश्चन आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और ये जो 30 क्वेश्चन रहेंगे एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, यानी कि इन्हीं के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आने वाला है। और आपको पता है यूपी बोर्ड में हमारे 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो भाई कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में पेपर में अपनी पकड़ बना के रखनी है, और अगर आपने शुरू में नहीं अच्छा किया तो फिर आपका नंबर कटने का काफी ज्यादा देखो चांसेस होता है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग यहां पर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा, मतलब मात्रक से रिलेटेड। ठीक है, पूछ लेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक, मतलब मात्रक से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आपके सामने देखो 4 ऑप्शन में, यहाँ पर आपके आसानी के लिए आपका टाइम कम वेस्ट हो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर आपका आंसर देख सकते हैं। आपके सामने है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो जल्दी से देख लेंगे क्योंकि भाई साहब टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर होता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद वैद्युत विभव का अगर मात्रक आपसे पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप, यहां पर लगाएंगे जूल प्रति कूलाम, क्योंकि आपको पता है कि जो विभव होता है V बराबर ये क्या होता है, ये होता है W/Q0, ऐसे होता है ना। तो यहां पर W क्या है आपका वर्क यानी कार्य का मात्रक ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का आपका कूलाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है भाई 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो यहां पर आप लोग इसमें टिक कर दीजिएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो किसकी भाई साहब, ऊर्जा की है। किसकी है, ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर 1 पे यहां पर आपको टिक कर देना है डायरेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बताया गया है कि विद्युत धारा, जो कि आप लोग यहां पर धारा घनत्व को हम लोग जे से व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा घनत्व जे एवं अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में, इससे एक पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये होता है J = NEVD, ये रिलेशन होता है इसके बीच, मतलब धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच ये संबंध होता है। तो इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो भाई ओम मीटर होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, यानी ऑप्शन 1 सही है इसका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, मतलब स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन हेनरी के बराबर और कौन सी वैल्यू होती है, तो वो होती है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, यानी कि सेकंड विकल्प इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही यहाँ पर हम लोग जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि भाई साहब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट देखो टिक कर दिए हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव का विकल्प पढ़ूँ ये फिर उसका कहूँ कि ये होगा वो होगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना हमें, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्लास को अच्छे तरीके से करें, टाइम भी आपका वेस्ट ना हो, ये सबसे बेहतर होता है, और मैं हमेशा ही करता हूँ। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भाई, वेबर होता है। अगला क्वेश्चन देखो दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति है, तो ये होती है 1/2π के अंदर LC। L का मतलब भाई साहब यहाँ पर स्वप्रेरकत्व तो है, और C जो होता है वो संधारित्र की धारिता होती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि 1/√, यानी 1 के बटे में है भाई अंडर में μ0ε0, इसका मात्रक बताओ क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसको मैंने एक बार बताया है, कई बार बताया है वैसे। जो ये वैल्यू होती है प्रकाश की चाल C के बराबर होती है, किसके,
सी के बराबर। और प्रकाश की चाल का आपका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 × 10⁻⁸ कितना 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड में भाई इसके बराबर है, तो इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो भाई रेडियो तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें सही है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है, तो गामा तरंगे होती हैं। कौन सी, गामा तरंगे, याद रखना, यहां पर कंफ्यूज मत होना। इसमें बताया कि जो पहला वाला है इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, और यहां पर सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य पूछी गई है, दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। तो आप आंसर भी इनके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि 2 लेंस जिनकी क्षमताएं दी गई हैं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, ठीक है ना। डी का मतलब डायोप्टर, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, संपर्क में रखे हैं। तो कह रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो देखो दोनों को संयुक्त मतलब मिला करके 5 और 3 हम लोग जोड़ेंगे तो भाई यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। तो अब जब 2 बचेगा तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता जो P बराबर होती है 1/f के इक्वल टू होती है। और आपको अगर मान लो f का वैल्यू ज्ञात करना तो आप P को बटे में कर देंगे, तो आप क्या करेंगे 100/P जब करते हैं तो वो भाई साहब आपका हो जाएगा 50 बचेगा ना, 100 के बटे में 2 कर देंगे, तो ऐसे में 50 सेंटीमीटर का आपका राइट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन ये वाला सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो आपतन कोण क्या होगा। तो यहां पर आपको आपतन कोण की वैल्यू बतानी है, तो जो कि 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 अंश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखो, कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, तो ध्रुवण करता है, ठीक है ना, ध्रुवण। तो अनुप्रस्थ प्रकृति की अगर बात करेंगे तो वहां पर ध्रुवण होगा, विवर्तन भी है, व्यतिकरण भी है, लेकिन इन सभी के बारे में आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ व्यतिकरण और ध्रुवण ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ध्रुवण, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 18 नंबर है, कह रहा है कि सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय समझ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आपके निशाने पर जो प्रकाश पड़ता है, जैसे लेजर लाइट का नाम आपने सुना होगा, जो रेड होता है ना लाल कलर में, आप कहीं से भी मतलब थोड़ा सा दूर से भी आप लगाएंगे तो भाई डायरेक्ट वो क्या होता है, उसका प्रकाश उस पॉइंट पर पड़ता है, इधर उधर फैलता नहीं, तो उसको बोलते हैं एक वर्णीय प्रकाश। तो इसमें आपका लेजर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक प्रकाश पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहता है, तो भाई आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलेगी, जो प्रकाश होगी, चाहे वो प्रकाश जो है वो जल से वायु में जाए, वायु से जल में जाए, आवृत्ति उसकी नहीं बदलती, तो यह परिवर्तित रहता है, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। 20 नंबर देखो, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होगा, तो यहां पर आपके सामने 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, फोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र तो यहां पर होता है h/c लैम्डा, क्या होता है h/c लैम्डा, ये राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखो यहां पर है 22 नंबर, इसमें कहा गया कि स्टीफन नियतांक का मान है, तो स्टीफन नियतांक का वैल्यू होता है, देखो जब न्यूमेरिकल आपको करने के लिए आएगा फिजिक्स में तो पीछे साइड में वैल्यू ये दी रहती, तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई साहब अगर मान लो कि आ गया तो हम कहाँ से लिखेंगे, तो फिर आप पेपर को पीछे से पलट के देख लिया करो, वहाँ पर दिया रहता है। तो ये होता है 5.67 × 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन स्क्वायर, ठीक है ना, ये इस प्रकार से होता है, तो ऐसे कर लेना। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा, तो ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी भाई कहाँ पर पड़ती है, तो पराबैंगनी क्षेत्र में। मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ाया है तो उसमें मैंने बताया है कि जो लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, पासन श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी है, फुंड श्रेणी, 5 श्रेणियां हमने पढ़ी हैं। पांचों को बताया कि कौन कहाँ पर पड़ती है, कोई अवरक्त भाग में पड़ती है ना, कोई पराबैंगनी भाग में पड़ती है, ऐसे। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो लाइमन श्रेणी होती है वो आपका पराबैंगनी भाग में पड़ती है, ठीक है, इसमें आपको थर्ड ऑप्शन सही कर देना है। 25 नंबर है फ्रॉनहोफर रेखाएं उदाहरण है, तो फ्रॉनहोफर रेखाएं जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम का उदाहरण, ठीक है, किसका, अवशोषण स्पेक्ट्रम का। 26 नंबर, एक AMU के तुल्य ऊर्जा क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, तो एक AMU के तुल्य जो है ऊर्जा होती है 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है,
तो दोगुना होता है। कितना होता है? दोगुना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो वहां पर देखो मैंने आपको बताया था कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसमें अवक्षय परत जो होती है वो बीच का स्थान है। ठीक है ना, क्या भाई? बीच का स्थान होता है। और अवक्षय परत में ना ही आपका क्या है, ना ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोई कोटर होता है। जैसे कि आप मान लो एक तरफ आपका ये होगा पी प्रकार का अर्धचालक, एक तरफ का आपका हो गया एन प्रकार का अर्धचालक, ये आपका बीच का स्थान भाई साहब छूट गया इसमें। इसको बोलते हैं क्या? अवक्षय परत बोलेंगे। और इसमें ना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा और ना ही आपका कोटर। कोटर का मतलब होता है खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान या बोले तो होल भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, होल या कोटर दोनों को। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है? कोई भी नहीं पाया जाता, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर का, रहा एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो एन प्रकार में भाई होल या कोटर होता है और पी प्रकार में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो कर लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर लगभग होता है। तो ये होता है 0.3 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ये आपके यहां से टोटल हो चुके हैं कितने? 30 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहां से हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। और ऑब्जेक्टिव आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट में बताना कि 30 में से आपका कितना क्वेश्चन कंप्लीट आ रहा था, आपको कितने आप लोग कर पाते, ये भी आपको जरूर एक बार अपना स्कोर बताना है। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर। देखो मैंने फॉर्मूले के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन काफी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको फॉर्मूले नहीं मिल पाए थे, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बता दिए जाए। और इनको आप लोग लिख लीजिएगा, काफी ज्यादा देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन भी अभी करेंगे। तो चलिए पहले सूत्रों को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट बुक के पहला चैप्टर स्टार्ट होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। ठीक है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपको यहां पर तैयार करने हैं। पहला देखो कूलाम का नियम आपको आता ही होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू में रहता अपॉन में R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या भाई निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और ये वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन करने के लिए अगर न्यूमेरिकल तो पीछे साइड पेपर में लास्ट पेज में दी रहती है। ठीक है, तो ये आप लोग पेपर जरूर अच्छे तरीके से पढ़ा करो, अंत में सारी चीजें दी रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E = F/Q0 होता है। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। ठीक है, यहां पर देखो हिंदी भी दी गई, कौन सा किसका फॉर्मूला, तो आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर होती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये होता है P = Q1 to 2L, जहां Q आपका आवेश, 2L क्या है लंबाई होती है द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, इसके बाद देखो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता, तो अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ के बराबर होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अगर पूछेगा तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ होता है। ठीक है, ये आपका सही है। इसी प्रकार से द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अगर ज्ञात करना है तो ये होता है τ = Pe sin थीटा, टाउ बराबर Pe sin थीटा, ये बल आघूर्ण का सूत्र है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखो हर जगह नहीं मिलते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने इनको क्या है पूरा एक तरीके से पहले अलग करके इनको लिखा है, फिर आपके सामने ये लेकर के आया हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। जैसे गॉस की प्रमेय, इससे भी न्यूमेरिकल कभी कभी बनता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये होता है φE = Q/ε0, ये होता है गॉस की प्रमेय के लिए। आवेशित चालक के प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है E = σ/ε0, सिग्मा है ये। ठीक है, इसी प्रकार से अगला चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें देखो वैद्युत विभव V = W/Q0, ये होता है वैद्युत विभव के लिए। बिंदु आवेश कारण विभव, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये होता है बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट यहाँ पर देखो द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, तो ये होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। ठीक है, ये क्या होता है द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। अगला देखो निरक्षी स्थिति में विभव आपका ये शून्य होता है, आपको पता है मैंने डेरिवेशन इसका कराया था, तो मैं बताया हूँ आपको कि ये जो निरक्षी स्थिति होता है इसमें विभव शून्य होता है और अच्छी स्थिति में आपके सामने दिया गया है ऊपर वाला। ठीक है, तो इतना आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगला सूत्र यहाँ पर आता है दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो कि U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R, ओनली R है, R² नहीं है ये। ठीक है, केवल R। इसके बाद वैद्युत धारिता,
ये होता है C इक्वल टू Q अपान V। विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D, है ना। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W इक्वल टू PE cos फाई 1 या थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 या फाई 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चिन्ह है अपनी अपनी जगह पर सही रहता है, वैसे आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद अगला देखो यहाँ पर आता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसको 3 तरीके से देखो, मतलब न्यूमेरिकल आपका जिस फॉर्म में पूछेगा उस फॉर्मेट में आपको ये सूत्र लगाने होते हैं। आपको तो पता है, मतलब जैसे पूछेगा वैसे हम लगाएंगे भाई। मतलब जैसे यहाँ पर एक है U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। अब मान लो आवेश और विभव दिया रहेगा तो ये वाला लगाएंगे। अब यहाँ पर मान लो कि आपका संधारित्र की धारिता और विभव दिया रहेगा तो ये U इक्वल टू 1/C V स्क्वायर ये वाला लगाएंगे। और ये आपका दिया रहेगा तो आप आवेश और संधारित्र की धारिता दी रहेगी तो तीसरा वाला लगाएंगे। जिस हिसाब से रहेगा वही फॉर्मेट आपको यूज करना। संधारित्रों का संयोजन देखो श्रेणी क्रम में आपका 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके चलता है। समांतर क्रम में भाई यहाँ पर होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे, है ना, जितने भी दे रहे हैं। तो ये होता है प्रतिरोध में और संधारित्र में दोनों एक दूसरे के थोड़ा अपोजिट होते हैं, कंफ्यूज मत होना। जैसे श्रेणी क्रम में ये है ना, यही चीज प्रतिरोध में समांतर क्रम में वर्क करती है, ऐसे होता है। अगला है आवेशित संधारित्रों की प्लेट के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ये होता है U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये इसके लिए है। वैद्युत धारा में देखो ये होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, या इसी को आप लिख सकते हैं I बराबर NE अपॉन T। यहाँ पर Q बराबर NE जो है होता है ना, क्वांटमीकरण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। Q बराबर NE के बराबर, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो E होता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज यानी आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो E का मान होता है। या इसी को आप लिख सकते हैं I बराबर NE VD। अगर धारा घनत्व और जिससे धारा में और धारा अनुगमन वेग में संबंध निकालना तो ये वाला है, ठीक है। धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध J इक्वल टू J बराबर I अपॉन A होता है। यानी कि जो धारा घनत्व होता है वो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जितनी भी धारा होती है प्रवाहित हो रही थी उसी को हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं। तो J बराबर I अपॉन A, ये तो फार्मूला बन गया अलग से। और यही फार्मूला J बराबर NeVd होता है, क्योंकि I का जो मान है वो होता है NeAVd, और ये A से A कैंसिल तो NeVd वनली बचता है, जो कि आपका J का धारा घनत्व और अनुगमन वेग में रिलेशन को बताता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको आप कर सकते हैं। गतिशीलता का फार्मूला होता है J बराबर सिग्मा इंटू E, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वैद्युत ऊर्जा के लिए आपका फॉर्मूला एक होता है, देखो देख सकते हैं आपके सामने सारे फार्मूले दिए गए हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना, हर एक चीज़ें आपको मैं यहाँ पर कराता रहूँगा और लास्ट तक एग्जाम तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वैद्युत ऊर्जा के लिए W इक्वल टू देखो यहाँ पर होता है V इंटू Q। W बराबर एक VIT भी होता है। शक्ति के लिए अगर आपको निकालना तो P बराबर W अपॉन T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, या जो फॉर्मेट आपको चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। देखो किलोवाट घंटा में वे ऊर्जा, यानी कि आपके घरों में जो मीटर लगा होता है उसमें यूनिट रहता है ना, यूनिट, कि जैसे आपका मीटर 100 यूनिट चला, 50 यूनिट चला, उसके लिए आप कैसे निकालेंगे तो ये होता है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। 1000 का भाग करा दो, ये आपका किलोवाट घंटा में जो बेज एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो निकाल के ला देगा फॉर्मूला, ठीक है। अभी इनसे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो टेंशन मत लेना, बस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके बाद आपका देखो नेक्स्ट आता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, जो कि I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर। कैपिटल आर जो प्रतिरोध होता है, स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। 3 और फार्मूले हैं, इनको भी कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखो इस प्रकार से होता है P बटे Q इक्वल टू R बटे S। ये क्या होते हैं, प्रतिरोध हैं। तो सेतु संतुलन की अवस्था में यही निकल के आपका आता है। अगर आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये इस प्रकार से निकलता है S इक्वल टू 100 माइनस, ये एक प्रकार का स्केल होता है 100 मीटर, है ना। 100 माइनस L अपॉन L इज इंटू R, ये इस प्रकार से होता है। अगला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व में देखो यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम है, जो कि डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल या DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 3 नंबर के लिए पूछा जाता है इस वाले, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध अगर पूछे तो C बराबर होता है 1 अपॉन म्यू नॉट, अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये संबंध होता है।
परिमित लंबाई के रिज रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि V बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र है B, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं साइन φ1 माइनस साइन φ2, ठीक है, इसको भी कर सकते हो। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। यार एम्पियर का परिपथीय नियम अगर आपको लिखना है तो ये इस प्रकार से होता है, समाकलन के अंदर आपको लिखना है, समाकलन का चिन्ह बना के बंद कर देना है, ये रेखीय समाकलन का होता है चिन्ह इस प्रकार से, ठीक है। वेक्टर V डॉट वेक्टर DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट आई गुना होता है म्यू नॉट का आई गुना, ये एम्पियर का नियम इस टाइप से आपका राइट फॉर्मूला निकल के आता है। अनंत लंबाई के रिज रेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है तो V बराबर आप निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन R, ठीक है, इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भाई लॉरेंज बल। लॉरेंज बल देखो होता है F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, ये इसका सूत्र है। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अगर निकालना तो F इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा, ये निकाल सकते हैं। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल अगर निकालना तो F अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू I1 I2, है ना, अपॉन R, ये लिख सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू होता है एम वी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट फार्मूला यहां से आपका आने वाला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण जो कि होता है टाउ इक्वल टू एन आई ए वी साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि आपका इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन फार्मूले आपको तैयार करने हैं। तो पहला देखो यहाँ पर है किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरण जो कि होता है EMF, यानी कि विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो ये होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है फैराडे के नियम आपने पढ़े होंगे, तो उससे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला जो है, यदि फेरों की संख्या आपका इसमें n हो तो यहां पर आप इसको लिखेंगे E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। देखो माइनस चिन्ह यहां पर लगाया जाता है और इसका रीजन मैंने आपको बताया था, लेकिन आपका जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये पहले से फॉर्मूले में ही माइनस रहेगा। अब ये मत सोचना कि भाई वैल्यू वहां पर कोई माइनस की दी रहेगी या कुछ कंफ्यूजन ऐसी हो, तो ऐसा नहीं, फॉर्मूला आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा माइनस लगाकर ही, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक जो कि होता है L इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर देखो E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डी टी होता है। अन्योन्य प्रेरण की अगर बात करें तो ये इस प्रकार से होता है E इंटू माइनस का, देखो माइनस सभी में है, अन्य स्वप्रेरण को L से और अन्योन्य प्रेरण को M से डिनोट करते हैं इनको, ठीक है, इसमें इस प्रकार से होता है। और अगला देखो किसी कुंडली में संचित ऊर्जा जो कि U इक्वल टू 1 अपॉन 2 Li स्क्वायर, L क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए होता है 5 इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। प्रत्यावर्ती धारा, ये चैप्टर भाई इंपॉर्टेंट है, इसको भाई इससे जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, और LCR परिपथ का डेरिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बार वो पूछा गया और आता भी है। तो इसमें देखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू I अपॉन अंडर रूट 2। देखो यहाँ पर IRMS ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का वैल्यू होता है। IRMS इसमें I नॉट होता है, इस प्रकार से इसको कर लेना। प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए अगर बात करें तो इसमें V नॉट होता है, मतलब धारा और वोल्टेज में यही फर्क है दोनों में, यहाँ पर I नॉट हो जाता है और इसमें V नॉट होता है, ठीक है, बाकी वही है दोनों। तो जिसके लिए पूछे वैसे आपको फॉर्मूले लगा देने हैं। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है, टी आपका टाइम है, I नॉट यहाँ पर धारा का शिखर मान है ना, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, तो वो भी आपका V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वही चीजें होगी, ओमेगा भी आपका कोणीय आवृत्ति, टी आपका टाइम हो गया, V नॉट आपका वोल्टेज का शिखर मान, ऐसे है, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात के लिए अगर आपको निकालना हो तो फिर भाई साहब ये फॉर्मूला लगेगा XL इक्वल टू ओमेगा एल। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो कि मैंने पढ़ाया है वो होता है NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP, जहां पर NS को बोलते हैं भाई सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP जो होता है वो प्राथमिक यानी कि P का मतलब प्राइमरी और S का मतलब सेकेंडरी है, ये बस आप समझ लेना, है ना। और V आपका वोल्टेज के लिए है। LR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए ये सूत्र लगता है। दक्षता अगर निकाले हो ट्रांसफार्मर के तो PS अपॉन PP इंटू P का मतलब भाई पावर या शक्ति, है ना, और SP वही हो गया सेकेंडरी और प्राथमिक।
100 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दक्षता निकाल के दे देगा परसेंटेज में। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र शक्ति गुणांक आपको निकालना, तो ये सूत्र लगेगा cos phi इक्वल टू R/Z। R प्रतिरोध है, Z आपका प्रतिबाधा है। कालांतर के लिए सूत्र लगता है। तो इस प्रकार से ये पूरे फॉर्मूले हो चुके हैं और ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीडीएफ में चाहिए, पूरा फॉर्मूले भी चाहिए तो आप लोग इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। इन नोट्स में आपको सारा पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पूरा एकदम क्रैश कोर्स आपका एक कह सकते हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अनसॉल्व पेपर के साथ, मात्र आपको 99 रुपीज में, ठीक है, 99 रुपए का मिलेगा पूरा ये कोर्स। और इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है 9511470534। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, बोलेंगे भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो पूरा कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट इतने यहाँ पर बताए गए हैं, सारा का सारा नोट्स 99 रुपए में आपको व्हाट्सएप पर या जैसे भी मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से आपको ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इसको पढ़ करके सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो एकदम सीमित ऑफर है। जितने भी छात्र हमारे क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि भाई 99 रुपए काफी कम होता है। मैं इसमें पूरा चीजें दे रहा हूं, है ना, पूरा एकदम ऑल सब्जेक्ट। तो अभी टाइम आपके पास कम है, एकदम ये सीमित ऑफर है, ठीक है। तो इतना सारा चीजें ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो इस नंबर पर एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए ये फार्मूले भी वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन्हीं नोट्स के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाई थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, तो इनको भी आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखो आपका ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भी कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो आपने कूलाम का नियम ऑलरेडी पढ़ रखा है, बोलेंगे हाँ भैया हमने इसको कई बार पढ़ा है, शुरुआत जैसे ही करते हैं बुक ओपन करते हैं सामने हमारे कूलाम का नियम आके बैठ जाता है, भाई पहला ही चैप्टर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपने शायद काफी सारे स्टूडेंट ने तैयार नहीं किया होगा। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप निरूपण मैंने आपको एक दिन बताया था, एक पेपर मैंने दिखाया था प्रीवियस ईयर का, जिसमें ये क्वेश्चन आपका रखा था 2 से 3 सेट में। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कूलाम का नियम और सदिश स्वरूप निरूपण है क्या ये। तो देखो कूलाम का नियम आपने पढ़ा वही चीज है, लेकिन यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हर बार आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो भाई नंबर कट जाएगा। इसलिए चलो फिर यहां पर इसको कंप्लीट हम लोग समझ लेते हैं। देखो कूलाम का नियम यहां पर हमने लिखा कि माना Q1 और Q2 तो बिंदु आवेश हैं, जो कि मैंने आपको जब वही चीज पढ़ाई थी तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, हमने ये चीजें पढ़ रखी, इतना आपको पता होगा। जिन बच्चों को कूलाम का नियम अच्छे से आता होगा ये सब चीजें समझ जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में आपको समझना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा। आवेश Q1 और Q2 है, जिसमें बताया गया कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, है ना। देखिएगा स्थिति सदिश किसके लिए, Q1 का Q2 के सापेक्ष क्या है, वेक्टर R12 है, ठीक है, R12 है। आप समझ लीजिए ए के सापेक्ष दूसरे का क्या है 12, है ना, ऐसे। तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष क्या है भाई, वेक्टर R21 है। देखो जस्ट उल्टा हो गया ना, Q1 का Q2 के सापेक्ष 12 है और Q2 का Q1 के सापेक्ष क्या है 21, है ना। जैसे 2 पहले है 1 बाद में, तो वैसे ही ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। आप देखिएगा थोड़ा समझने का प्रयास करिए, या तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यार चाहे भले रट के जाओ लेकिन इसको रट लेना जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेक्टर R21 तथा वेक्टर R12 के परिमाण क्रमशः R21 एवं R12 होंगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, इनके परिमाण दिए गए हैं, इसका वेक्टर हटा दिए हम लोग तो ये इनके परिमाण बन गए। अब यहां पर बताया गया है कि आपको ये दिखाना है कि जो R21 है वो किसके इक्वल है, R12 के इक्वल है ना, या R21 बोल लो आप लोग, R21 R12, R21 R12 के बराबर है, जो कि इक्वल है दोनों किसके, R के। और ये क्या है भाई, R क्या है, दूरी है, ठीक है। तो इसके बाद लिखना है दोनों सदिशों के अनुदिश एकांक सदिश, इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कैप से, है ना, कैप से। मैथ वाले जितने छात्र हैं पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है ना, वेक्टर का आपने पढ़ा भी होगा शायद अब तक में, तो भाई इसको जरूर आप समझ जाएंगे। बाकी बायोलॉजी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती तो इतना वैसे है नहीं, क्योंकि 11th क्लास में भी आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो वहां पर भी ये आपको मिला होगा। तो देखो इसमें आपको लिखेंगे क्या, कैप R21 इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन वेक्टर वेक्टर नहीं लगाना नीचे,
R21 केवल। और 12 वाले में यानी कि दूसरे वाले के लिए आपको वेक्टर कैप R12 इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन R12 ऐसे। और जो कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हमारे दिखाए गए हैं कैप R21 और कैप R12, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के परिमाण देखिए, यहाँ पर ये 1 का 2 के सापेक्ष था पहला वाला, और ये दूसरा वाला क्या था 2 का 1 के सापेक्ष। तो एक दूसरे के देखो दिशाएं यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इसलिए एक के बराबर है दूसरे को जब करेंगे आप यूनिट वेक्टर को, तो यहाँ पर एक माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर, अतः आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर आरोपित जो बल होगा वो इस टाइप से होगा। बल के लिए क्योंकि जो कूलाम का नियम है भाई वो बल ही तो निकालता है, F इक्वल टू आप निकाले ना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यही तो है कूलाम का नियम। तो बस यहाँ पर बल को आपको देखो कैसे देखना है, आवेश Q2 के कारण जो आपका Q1 पर आरोपित बल है वो होगा इस टाइप से, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू में रहेगा अपॉन इंटू में देखो कैप वाला कर देना है। अगर आप 1-2 के लिए निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर 1-2 लेंगे और इसमें भी 1-2 है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर Q2 के कारण Q1 पर लिए थे, अब Q1 के कारण Q2 पर जब आरोपित बल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट आपका यहाँ पर 2-1 हो जाएगा, यहाँ पर 1-2 की जगह पर जहाँ जहाँ पर 1-2 है वहाँ पर 2-1 कर देना है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2-1, यहाँ पर 2-1, यहाँ पर 2-1, तो ये आपके दो क्या बने, समीकरण बन गए। अब इसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए जो ये वाला आपका बल है वेक्टर F12 ये वेक्टर F21 के क्या होगा, अपोजिट है, यानी कि माइनस हो जाएगा। बस यही है आपका वेक्टर फॉर्म, इतना करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाए तो भाई प्रयास करना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बनने वाला ये प्रश्न है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका आता है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया ना, ये क्वेश्चन पेपर में भी बनता है, हर बार लगभग बनता है, और इस बार भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए देखिएगा, जब किसी धारा में है ना, पूरा इसका रिलेशन क्या होता है एक पेज में आपको समाप्त करके दिखा दूंगा, पूरा अच्छे से एक बार थ्योरी बस पढ़ लो तो आपका क्वेश्चन समझ लो, इसका आंसर आप चुटकियों में करके आओगे। तो यहाँ पर जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, इसे बोलते हैं VD यानी अनुगमन वेग, ठीक है। ये होता है क्या, अनुगमन वेग की परिभाषा। अब देखो इसके बाद माना किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है तो चालक के परिच्छेद A से प्रवाहित धारा क्या होगी, ये हो जाएगी I बराबर NEAVD। इतना आप यहाँ पर ध्यान देना, किसके लिए है ये धारा, तो हमने मान लिया कि माना चालक में इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है, ठीक है, तो चालक के परिक्षेत्र A क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका कोई एक चालक तार है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई एक चालक तार हो गया, ठीक है, ऐसे ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में क्या भाई, यहाँ पर आपका इसका पूरा एरिया हम मान लेते हैं A है, इसमें आपकी धारा I क्या है, प्रवाहित है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका परिच्छेद A क्षेत्र है, पूरे में आपका अगर धारा प्रवाहित हो तो यहाँ पर इसलिए A का डायरेक्ट कुछ नहीं किया, बस गुणा करा दिया गया है चालक के क्षेत्रफल से, ठीक है। अब इसके बाद जहां आपका N और E क्या है, तो N आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जो वैल्यू होता है, जो भी मान होता है वो उस पर चार्ज होता है, वही चार्ज है, ठीक है ना, आवेश। इसके बाद I इक्वल टू यानी VD बना। अब यहाँ पर लिखना यदि धारा का वितरण चालक के क्षेत्रफल पर एक समान हो तो उसे धारा घनत्व तो कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं J बराबर I/A, ये मैंने आपको कराया था। अब यहाँ पर अगर J का मान आप निकालना चाहते तो क्या करेंगे, I की वैल्यू को आप इसकी जगह पर रख देंगे डायरेक्ट, है ना, इसमें कुछ खास चीज़ें यहाँ पर नहीं की गई। देखो यहाँ पर ऐसे है, मैंने बताया कि जैसे आपका निकल के आ रहा है J बराबर I/A, ऐसे है, I का मान आपके पास पहले से दिया है इसमें, तो क्या करेंगे आप J का मान निकाल सकते हैं ना, I की वैल्यू रख दो VD, ऐसे अपॉन में A है बटे में, इसमें फॉर्मूले में A से A कैंसिल, बचा क्या, J का मान निकल आया NEVD, इतना आपका ये इसका क्या है वैल्यू। J आपका क्या, धारा घनत्व, VD क्या, अनुगमन वेग। तो यही तो पूछा था, धारा घनत्व और किसमें, अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है ना।
अनुगमन वेग में संबंध, दोनों का रिलेशन ऐसे निकालना है। तो बस इतना आपको कर देना है इस क्वेश्चन में। ऐसे आपको थ्योरी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी आप इसको जो है अच्छे से करके आएंगे 2 नंबर में लगभग ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको करा देना है, पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए सूत्र निकालिए। देखो ऐसे थ्योरी आपको तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये जो आपके चालक तार हैं इनको समझो। देखो यहाँ पर ए है एक AB चालक, दूसरा CD चालक, देख पा रहे होंगे है ना, 2 चालक तार हैं ये। एक पहले वाले में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे वाले में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों चालक तारों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल d है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखना क्या है आपको, आप लिखेंगे माना AB और CD 2 समांतर चालक तार हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। यदि तार AB पर I1 धारा, पहले वाले पर I1 धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट पॉइंट दिखाया गया ना, जब इसमें I1 धारा प्रवाहित होती है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, V = μ0/2 पाई इंटू 2I1/d। ये पहले चालक के लिए है इसलिए यहाँ पर I1 है। ठीक है, पहले के लिए हो गया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरे चालक पे आते हैं, CD के लिए जो दूसरा वाला, इसमें I2 धारा प्रवाहित है, तो इसमें आप जब निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरे चालक तार CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, अतः चालक CD के L लंबाई पर लगने वाला बल। देखो आपको इनके बीच का जो बल कार्य कर रहा है बल निकालना है, इसलिए आपको यहाँ पर बल निकालना पड़ेगा दोबारा से। तो F = I2L V sin 90 डिग्री, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री का एंगल है इनमें, तो इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 90 लग दिए। अब साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका F बराबर इतना बचेगा, I2LV ओनली, ये आपका 1 हो गया पूरा वैल्यू। अब यहाँ पर I2LV, B आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है और B का मान ये है पूरा आपके सामने, तो क्या करेंगे, B का वैल्यू आप इसमें रख देंगे। देखो ऐसे यहाँ पर F का मान निकल के आया है, F = I2LB। अब B का मान आपके पास कितना है, देखो F = I2L, B का मान है μ0/2 पाई इंटू 2I1 क्या है D, इतना है। तो अब यहाँ पर इसको सेपरेट कर दो, F बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई पहले कर दो, इसके बाद L कर दो, फिर क्या है I1 और I2 है, तो 2I1 इंटू 2, ठीक है, I2 बटे में D कर दो, इतना आपका आ जाएगा ये। ठीक है ना, यही फाइनल आंसर आपको निकालना है इसमें। किसके लिए, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए यही सूत्र होगा। ठीक है ना, इतना कर देना है। तो चलिए क्लियर है ना, इतना आप लोग कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। ठीक है ना, तो इतना आपको जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करके जाना, बाकी जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उन नोट्स से पढ़ के जाना। पूरी 101% गारंटी लेता हूँ कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आप लोग जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ और जो चैनल पर चीज़ें बताता हूँ इतना आप लोग पढ़ लोगे तो आपका 75% के ऊपर भी नंबर आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग लगातार कमेंट करते हो ना भैया कितना तक आ सकता है, 75 के ऊपर ही आएगा भाई 12th में। और देखो अगर आपको फिर मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें फेंकूंगा, बड़ी बड़ी बोलूँगा कि भाई 90 95 आएंगे, तो देखो ऐसा है नहीं। 95 लाने के लिए देखो बहुत बेसिक तरीके से शुरुआत से पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे अभी नए नए आए हैं और उनका सिलेबस की भी कंप्लीट नहीं है, तो मैं कैसे यार बोल दूं कि आप 95 ले आओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी डेली क्लास से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आप डिमांड करते हैं वो चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ। और जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाओगे तो आपका 75+ ही बनेगा, मतलब कि 75 से 80 आराम से आ जाएगा, जो बच्चे अभी नए नए आए हैं। और बाकी जो शुरू से पढ़ रहे हैं भाई उनका 90 भी जा सकता है। ठीक है ना, तो इतना आप लोग मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। और जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। बाकी नोट्स भी देखो, नोट्स मेरा जो है वो पूरा कंप्लीट कवर है, चैप्टर वाइज है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग इनको जो है
तो देखो ये नोट्स जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इनमें तो भाई साहब पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको, पूरा मतलब हैंड रिटन है, ठीक है ना, हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, मतलब जैसे कॉपी आप बनाते हैं ना वैसे, लेकिन ये मिलेगा भाई पीडीएफ फॉर्मेट में, आपके घर तक कॉपी नहीं आएगी। तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनको तो यार जरूर करना चाहिए, क्योंकि भाई आपके लिए टाइम नहीं है। मात्र अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितना समय होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अक्टूबर चल रहा है, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, अब जनवरी में तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो 3 महीने का ओनली टाइम है, 3 के बाद चौथा महीना लगभग आपका क्या होगा, एग्जाम हो जाना है, ठीक है ना। जनवरी भले आपके पास है लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए 3 से 4 महीने का टाइम है। इसमें आप लोग ये चीज़ अगर इतना कर लोगे तो आराम से 12th में आप 75 से 80% जो है मार्क्स अचीव कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और जो चीज़ें चैनल पर बताई जाएंगी उनको आप जरूर करना, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो 99 रुपये में मैं देखो इसका 499 प्राइस था, हर एक सब्जेक्ट 100 रुपये लगभग। लेकिन आपके लिए जो बच्चे क्योंकि हर छात्र के पास उतना रुपये नहीं होता आज के टाइम पर, देखा जाए भाई सबके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप 99 तो इतना कर सकते हैं और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये फ्री की चीज़ें हैं। तो बस इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड वहाँ पर करा दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।